हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी अपार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। और आपकी प्रिपरेशन जो चल रही है भी मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस सेशन को शुरुआत करें उससे पहले आप एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद में आज के इस सेशन की इंपॉर्टेंट सेशन जो है उसकी शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोगों ने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर आप मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से। जैसे ही प्रवीण कुमार के नाम से सर्च करेंगे मेरा प्रोफाइल यहाँ पर आपको दिखेगा और यहाँ पर आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और जैसे ही फॉलो करेंगे मेरे द्वारा जो यहाँ पर फ्री क्लासेज जो लगाई जाती हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। मैं आज से फ्री क्लासेस स्टार्ट करने वाला था, लेकिन किसी कारणवश ये कल से आपकी क्लासें आने वाली हैं। और एक तो आपका प्रजामंडल वाला पार्ट जो शेष है आधा हुआ, अभी ये चल रहा है, ये वाला पार्ट हम करेंगे। और इसके बाद में एकीकरण वाला पार्ट जो है ये भी हम करेंगे। और एक क्लास जो आपकी रहेगी टेस्ट की रहने वाली है और एक क्लास आपकी यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री की रहने वाली है। तो बढ़िया तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, धांसू तरीके से आपको ये पार्ट करवाया जाएगा। मेरा पुलिस और पटवारी के लिए और रेट के लिए जल्दी रेफर आपका कोर्स आ रहा है। सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो ये मेरा रेफरल कोड है प्रवीण11, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है, इसको अप्लाई कीजिएगा, 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हम बात कर रहे थे आपके जो गुप्त साम्राज्य आता है उसके प्रशासन के बारे में। और गुप्त साम्राज्य में मैंने पिछले सेशन में आपके यहाँ पर जो प्रशासन आता है उसकी बात हमने की और केंद्रीय प्रशासन के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हम जो बात करने वाले हैं ये आपका जो प्रांतीय प्रशासन आता है इसके बारे में हम चर्चा भी करने वाले हैं। कौन सा प्रशासन? जो प्रांतों का प्रशासन आता है उसके बारे में। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी जो आपके राजा के द्वारा जो भी शासित क्षेत्र है, मेरा कहने का मतलब यह है कि राजा जिस क्षेत्र के ऊपर शासन कर रहा है, जो प्रदेश की सबसे बड़ी इकाई है, उसको मेरे प्यारे दोस्तों आपके देश कहा जाता था। और देश का प्रशासक आपका क्या कहलाता था? गोप्ता कहलाता था। तो राजा द्वारा शासित क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहलाता था? इसको देश कहते थे। और देश का जो प्रशासन का जो प्रमुख होगा उसकी बात अगर हम करें तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि इसको गोप्ता कहा जाता था। क्या कहते थे? जो प्रशासन का प्रमुख हुआ करता था, देश का जो राजा के द्वारा कुल शासित क्षेत्र है जिसको देश हमने कहा, उसका प्रशासक आपका कौन आएगा? ये गोप्ता आएगा। लेकिन हम तो प्रांतों की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपके यहाँ पर जो प्रांत आते हैं उनकी अगर बात की जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो प्रशासक आएगा, इसका नाम अगर आपसे पूछ ले तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर उपरिक जो है ये इसका नाम आता है। उपरिक देश आपके प्रांतों में विभाजित था, आपको पता होगा। और इसको मेरे प्यारे दोस्तों उपरिक जो है इसको भोगपति भी कहा जाता था। क्या कहते थे? भोगपति भी कहा जाता था। और प्रांत जो है इसका दूसरा नाम भी अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है, इसको भुक्ति भी कहते थे। तो प्रांत या भुक्ति का प्रशासक जो होगा उसकी बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर उसका नाम क्या आ जाएगा? उपरिक आएगा। और ये इसी उपरिक के अंडर में फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी बात करेंगे तो प्रांतों में विभाजन हो गया है। और अब प्रांत जो है ये आपके किसमें विषय जो है उस विषय नामक प्रशासनिक इकाई आपके यहाँ पर हुआ करती थी। विषय मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात अगर हम करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रांत विषय में विभाजित थे। प्रांत जो हुआ करते थे ये आपके विषय में विभाजित थे। और जो ये विषय हुआ करता है इसका जो प्रशासक हुआ करता था, मतलब मेन जो मुख्य अधिकारी हुआ करता था, उसको मेरे प्यारे दोस्तों आपके विषयपति कहा जाता था। क्या कहते थे? विषय का विषयपति। और मेरे प्यारे दोस्तों इसकी नियुक्ति जो है ये आपके प्रांत के उपरिक के द्वारा ही की जाती थी या फिर भोगपति के द्वारा की जाती थी। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ इसकी नियुक्ति उपरिक करता था। कौन करता था?
उपरी जो हुआ करता था यही आपके इस विषय पति की नियुक्ति करता था। जो आपके प्रांत जो विषय में विभाजित है, विषय का मतलब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे हैं, हम जिले की बात कर रहे हैं, जिले को विषय कहा जाता था। और जिला का जो आपका प्रशासक है, विषय का जो प्रशासक उसको विषयपति कहते थे। और इसकी नियुक्ति जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके उपरी के द्वारा की जाती थी। यहाँ तक मामला आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने ये कहा राजा का जो संपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर राजा का शासन है उसको मेरे प्यारे दोस्तों देश कहते थे। और देश का प्रशासन प्रमुख जो हुआ करता था उसको गोप्ता कहा जाता था। फिर हमने चर्चा की आपके साम्राज्य जो है राजा का ये प्रांतों में विभाजित है, जिसको प्रांतों को भुक्ति यहाँ पर कहा जाता था। और प्रांतों का या फिर भुक्ति का प्रशासक आपके ऊपरी कहलाएगा, इसी को भोगपति भी कहा जाता था। प्रांत आपके विभाजित विषय में, विषय का मतलब जिले की बात हमने की है, और विषय का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जो आएगा ये विषयपति कहलाएगा, जिसकी नियुक्ति आपके ऊपरी के द्वारा की जाती थी। यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपके जो डिस्ट्रिक्ट आएगा ये गाँव में विभाजित होंगे, और कई गाँव का एक समूह बना करके मेरे प्यारे दोस्तों एक छोटी इकाई के रूप में आपको मतलब गाँव के समूह की बात अगर हम करेंगे तो उसको मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर पेट कहा जाता था। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर गाँव के समूह को पेट कहते थे। क्या कहते थे? पेट। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी आएगी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की बात अगर आपसे पूछ ली जाए तब आप क्या बताएंगे? तब आप ये बताएंगे कि ग्राम जो हुआ करते थे मेरे प्यारे दोस्तों, एक गांव जो हुआ करता था ये आपके सबसे छोटी इकाई प्रशासन की हुआ करती थी। और मेरे प्यारे दोस्तों आपके गांव के ऊपर जो अधिकारी हुआ करता था उसकी बात अगर आपसे पूछी जाए तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि ग्राम का जो अधिकारी है इसको क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहते थे? ग्रामिक। इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। तो ये हमने आपके गुप्त साम्राज्य के समय जो प्रांतों का जो प्रशासन आता है, प्रांतीय प्रशासन जो है उसके बारे में चर्चा यहाँ पर हमने प्रारंभ की है, और उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल यहाँ तक मामला आपका सेट हुआ होगा। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्याय के संदर्भ में अगर चर्चा की जाए मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ की न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैंने आपको ये मौर्य काल के समय भी बताया था कि राजा जो हुआ करता था वो सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था? बिल्कुल ठीक इसी प्रकार गुप्त काल में भी अपने को देखने को मिलेगा कि राजा सर्वोच्च न्यायाधीश है। लेकिन वैसे हमने न्यायाधीश की बात हमने की थी, मुख्य न्यायाधीश जो हुआ करता था उसकी बात अगर हम करेंगे, महादंड नायक मैंने आपको बताया था, दंड नायक, महादंड नायक, सर्वदंड नायक, इस प्रकार से अलग अलग पद जो हैं ये हुआ करते थे। महादंड नायक को मुख्य न्यायाधीश मैंने आपको बताया था। हालांकि सारे मामले आपके मुख्य न्यायाधीश के पास भी नहीं आते हैं, सारे मामले आपके राजा के पास में भी नहीं आते हैं, लेकिन सर्वोच्च मतलब मेरा कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायाधीश अगर आपसे पूछेगा तो वो कौन आएगा? राजा आ जाएगा। मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछेगा तो महादंड नायक आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि राजा जो है, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश है, मतलब इसका फैसला अंतिम फैसला होगा, सर्वोच्च न्यायाधीश। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको ये बताया था मुख्य न्यायाधीश की बात अगर की जाएगी, मुख्य न्यायाधीश जो आता है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके महादंड नायक को कहा जाता था, महादंड नायक। और इसके बाद में दंड नायक हुआ करते थे आपके, दंड नायक एक हुआ करते थे आपके सर्वदंड नायक। ठीक है, सर्वदंड नायक, इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ की न्याय व्यवस्था जो आती है, न्याय व्यवस्था की अगर बात करेंगे ये किस प्रकार की थी, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर अपने को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है न्याय व्यवस्था जो हुआ करती थी मेरे प्यारे दोस्तों, आपके दंड विधान जो आता है उसकी बात अगर हम करेंगे तो ये यहाँ पर कोमल दंड विधान था। यहाँ पर जो है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, न्याय व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोमल दंड विधान यहाँ पर दिया जाता था।
मतलब न्याय जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों लचीला यहाँ का सिद्धांत संविधान अपने को देखने को मिलता है। मतलब यहाँ के न्याय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति बार बार राजद्रोह कर रहा है तो उसका दाहिना हाथ जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों उसको काट दिया जाता था। ठीक है, बार बार तो कठोर और लचीला सिद्धांत हम कह सकते हैं। मतलब दंड का विधान जो है उसकी बात अगर हम करेंगे, कोमल दंड विधान लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, या फिर लचीला लिख सकता है मैं इसको, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए। बार बार राजद्रोह करने पर दायां हाथ काट दिया जाता था। बार बार राजद्रोह करने पर मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता था, दायां हाथ जो है ये उसका मामला सेट यहाँ पर कर दिया जाता था। यहाँ तक मामला क्लियर हुआ। सर्वोच्च न्यायाधीश कौन आएगा, राजा। मुख्य न्यायाधीश आपके महादंड नायक है, उसके बाद दंड नायक, सर्वदंड नायक। यहाँ का न्याय जो था ये मैंने आपको बताया लचीला दंड विधान यहाँ पर देखने को मिलता है। और शारीरिक यातना और मृत्यु दंड जो है यहाँ पर नहीं दिए जाते थे। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति बार बार राजद्रोह कर रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके दायां हाथ को क्या कर दिया जाता था, यहाँ पर काट दिया जाता था। इस बात को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर जो सामाजिक स्थिति आती है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी अपने को होनी चाहिए कि गुप्त काल में सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी। सामाजिक स्थिति की बात हम यहाँ पर जो मेन इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा मंदिर निर्माण की बात आएगी, मतलब कला की बात आएगी। मौर्य जो गुप्तकालीन कला आती है, आपके शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण जो प्रारंभ हुआ ये भी अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई सारे प्रमुख मंदिर यहाँ पर बने, उनके बारे में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन फिर भी अपने को यहाँ पर क्या दास प्रथा थी या नहीं थी, स्त्रियों की दशा किस प्रकार की थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, समाज जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके फिर वही 4 वर्णों में विभक्त है। क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और ब्राह्मण, 4 वर्ण जो पहले हमने उत्तर वैदिक काल में हमने चर्चा की थी। ये आपके समाज में 4 वर्णों में विभाजन। ठीक है, अब वर्णों का आधार जो है इसकी बात अगर हम करेंगे, वर्णों का आधार वही किसके आधार पर, जन्म के आधार पर। ठीक है, कर्म के आधार पर नहीं है यहाँ पर, बल्कि जन्म के आधार पर है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर जो आता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात अगर हम करेंगे तो अर्थशास्त्र में ये लिखता है कि 4 वर्ण जो हैं उनके रहने के लिए, निवास के लिए अलग अलग बस्तियों का निर्माण यहाँ पर किया गया था, या फिर अलग अलग बस्तियों के रहने की व्यवस्था जो है यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार अगर हम देखते हैं, अर्थशास्त्र आप समझ ही जाओगे के अनुसार अगर हम बात करेंगे, 4 वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियां यहाँ पर थी, ऐसा अपने को देखने को मिलता है। इसी प्रकार मेरे प्यारे मित्रों बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर शूद्रों की अगर हम चर्चा करते हैं, शूद्र जो थे इनको सैनिक भी, मतलब सेना में मेरे प्यारे दोस्तों रखा जाता था। और यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके शूद्र वर्ग को उत्थान अपने को देखने को मिला। हालांकि मैंने जब आपको मौर्य वंश पढ़ाया था तब भी हमने बात की थी शूद्रों को वहाँ पर सेना में शामिल किया जाता था, और गुप्त काल में भी शूद्र जो है उनको सेना में शामिल किया जाता था। आपके यहाँ पर शूद्र जो है ये व्यापार, कृषि का कार्य आदि जो है ये कार्य यहाँ पर किया करते थे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक दशा जो थी उसमें अपने को सुधार देखने को मिलता है। जो शूद्रों की जो आर्थिक दशा आती है उसमें अपने को सुधार यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाएगी शूद्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलता है, सुधार देखने को मिलता है, तथा उन्हें सेना में शामिल भी किया जाता था, सेना में भी शामिल
किया जाता था। किसको शामिल किया जाता था? शूद्रों की बात हमने यहाँ पर की है कि शूद्रों को सेना में भी शामिल मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर किया जाता था। अब देखिएगा, सामाजिक स्थिति की बात अगर हो रही है तो हमें दास प्रथा के बारे में भी देखना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके यहाँ पर दास प्रथा जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों कमज़ोर हो गई थी। दास प्रथा की अगर बात हम करेंगे, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों आपके अधिकांश दासों की अगर बात की जाएगी, आपके जो व्यवस्था मौर्य काल में अपने को देखने को मिलती है दासों के बारे में, वो स्थिति अब यहाँ पर नहीं थी। अर्थात मेरे प्यारे दोस्तों आपके दास प्रथा गुप्त काल में कमज़ोर हो गई। दास प्रथा कमज़ोर हो गई तथा आपको पता होगा ब्राह्मण जो है ये ब्राह्मण कभी भी दास नहीं बन सकता था, है ना। ब्राह्मण जो है उसको मेरे प्यारे दोस्तों कभी भी दास नहीं बनाया जाता था। इसको भी आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बातें जो आती हैं उनके बारे में। क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, साथ में सामाजिक स्थिति की बात अगर चल रही है तो स्त्रियों की दशा के बारे में भी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर जो साहित्य आता है और जो कला आती है उसमें जो चित्रण स्त्री का देखने को मिलता है वो तो वहाँ पर अपने को आदर्श चित्रण देखने को मिलता है इसी गुप्त काल में। लेकिन अगर हम देखते हैं उसकी स्थिति जो है ये पहले की बजाय थोड़ी सी दयनीय हो जाती है। अर्थात मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर जो है सती प्रथा जो आती है ये अपने को देखने को मिलती है। सर्वप्रथम जैसे मैंने आपको बताया था एरण अभिलेख की बात हमने की थी। भानुगुप्त के समय का जो एरण अभिलेख आता है जिससे अपने को 510 ईस्वी में सेनापति आता है भानुगुप्त का जिसका नाम आता है गोपराज, उसकी पत्नी जो थी वो उनके साथ में सती हुई थी। तो मैं यहाँ पर कुछ बातें लिख सकता हूँ, जैसे स्त्रियों की बात अगर हम करेंगे, एक मिनट, किसकी बात कर रहे हैं? स्त्रियों की स्थिति की बात हमने की, थोड़ी सी क्या हो गई है यहाँ पर दयनीय अपने को देखने को मिलती है। और साथ में अगर बात की जाएगी दहेज व पर्दा प्रथा की बात अगर हम करेंगे, इसका प्रचलन ही अपने को यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। 510 ईस्वी के भानुगुप्त की बात हमने की है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख की अगर हम चर्चा करते हैं, एरण अभिलेख में क्या लिखा गया है? भानुगुप्त का सेनापति था। भानुगुप्त के सेनापति जिसका नाम आता है गोपराज, इस गोपराज की पत्नी जो है, पत्नी के सती होने का उल्लेख अपने को यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों देखने को मिलता है। कहाँ की बात हम कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मैंने आपको ये बताया कि 510 ईस्वी का भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख आता है उसमें अपने को भानुगुप्त का सेनापति जिसका नाम गोपराज आता है और उसकी पत्नी के सती होने की जानकारी अपने को यहाँ पर प्राप्त होती है, जो भारत में सर्वप्रथम जानकारी अपने को मिलती है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं एक बार फिर से बात करता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि हम प्रांतीय प्रशासन के बारे में बात कर रहे थे आज। राजा के द्वारा शासित संपूर्ण क्षेत्र जो आएगा वो तो मेरे प्यारे दोस्तों देश कहलाता था, और यहाँ पर देश का प्रशासन का जो प्रमुख हुआ करता था उसको गोप्ता कहते थे। फिर मैंने आपको बताया देश आपके प्रांतों में विभाजित है। प्रांत का प्रशासक आपका उपरी कहा जाता था। प्रांत आपके विषय में अर्थात डिस्ट्रिक्ट में विभाजित होता था, जिसका प्रशासक आपका विषयपति जिसकी नियुक्ति है उपरी के द्वारा की जाती थी। गांव के समूह को मेरे प्यारे दोस्तों आपके पेट कहा जाता था, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव ही आएगी जहां का अधिकारी आपका ग्रामिक कहलाएगा। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था, जबकि मुख्य न्यायाधीश आपके महादंडनायक को कहा जाता था। सीधा सीधा पद का नाम पूछ सकता है। न्याय व्यवस्था यहाँ पर कोमल अर्थात लचीला दंड विधान अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पर मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। बार बार राजद्रोह करने पर दायां हाथ काट दिया जाता था।
फिर मैंने आपको ये बताया समाज 4 वर्णों में आपका विभक्त था और वर्ण विभाजन का आधार जो था ये जन्म के ऊपर आधारित था। अर्थशास्त्र में 4 वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियां जो हैं उसका उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। शूद्रों की स्थिति पहले की बजाय थोड़ी अपने को बेहतर देखने को मिलती है। उन्हें सेना में भी शामिल किया जाता था, कृषि कार्य करते थे, व्यापार कार्य करते थे, जिसके कारण आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिला। दास प्रथा यहाँ पर कमजोर होगी और आपको ये पता होगा ब्राह्मण कभी भी दास नहीं बनते थे, बिल्कुल ठीक है। स्त्रियों की स्थिति पहले की बजाय थोड़ी दयनीय हुई। हालांकि यहाँ पर दहेज और प्रदा प्रथा जो है ये नहीं थी। सती प्रथा की जानकारी अपने को यहाँ पर सर्वप्रथम मिलती है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के रण अभिलेख की बात हमने की, जिसमें भानुगुप्त का सेनापति आता है जिसका नाम गोपराज है। इन गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख दोस्तों अपने को देखने को मिलता है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप नहीं जुड़े हुए हो तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आप जुड़ जाइएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं कर रखा है, डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा और यहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना, बिल्कुल मत भूलना। आज से स्पेशल क्लास आने वाली थी, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर कल से वो स्पेशल क्लास आपकी आएगी। ये मेरा नाम है, आपको पता है, सर्च कीजिएगा और यहाँ पर फॉलो ज़रूर कर लेना। फॉलो कर लोगे तो फ्री क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अनअकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड जो है ये प्यारा दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो। प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है, जिससे 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी की बात हम कल करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर मेरे प्यारे दोस्तों। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बाकी की बात हम कल करते हैं। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।